हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, ये सेशन हमारा कक्षा 12 के अंतर्गत बायोलॉजी का है। पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं पुष्प के बारे में। तो पुष्प क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया कि पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है और साथ ही पुष्प में ही किसी पादप के नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फूल में कितने चक्र होते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया और साथ ही चित्र बनाकर भी आपको चारों के बारे में समझाया था। तो स्टूडेंट्स, उसी श्रृंखला को बनाते हुए आज आपको बायोलॉजी के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो देने जा रहा हूँ। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और इस वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, पहला पार्ट अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आप पहला पार्ट पूरी तरह से नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते होंगे जनन क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो अगर हमें जानना है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में, तो जनन के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो जनन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, चाहे दुनिया का कोई भी सजीव हो, अगर उसको अपना वंश आगे आने वाले समय में बनाए रखना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसकी संतानें उत्पन्न हों। इसी प्रोसेस को हम जनन कहते हैं। दूसरे शब्दों में, सजीवों के द्वारा संपन्न होने वाली वह क्रिया जिसके द्वारा वो अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करते हैं जनन कहलाती है। और जनन स्टूडेंट्स दो प्रकार का होता है। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो इनकी विस्तृत चर्चा हम कभी फिर कर लेंगे। अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो स्टूडेंट, पुष्प के अंदर मैंने आपको बताया था कि पुष्प में 4 चक्र होते हैं, 2 सहायक चक्र होते हैं और 2 जनन चक्र होते हैं। तो पुष्प के अंदर हम लिखना शुरू करते हैं। आइए, पुष्प के अंदर स्टूडेंट, पुष्प के अंदर मैंने बताया है 4 चक्र होते हैं। तो पुष्प के अंदर जो नर जननांग के रूप में, पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में कौन सा पार्ट होता है स्टूडेंट्स? कमेंट में बताइए। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया भी है। जिन लोगों ने क्लास देखी है वो लोग मुझे बताएं कि पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुष्प का कौन सा अंग कार्य करता है। पुष्प के अंदर नर जननांग स्टूडेंट क्या होता है? एंड्रोसियम, यानी पुंकेसर होता है। पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर पाए जाते हैं। जिनमें क्या बनता है स्टूडेंट्स? जिनमें लघु बीजाणु या
परागकण पुष्प के अंदर जननांग के रूप में पुंकेसर पाए जाते हैं स्टूडेंट, जिनमें क्या होता है, परागकण बनते हैं तथा मादा जननांग के रूप में स्टूडेंट्स कौन सा भाग होता है, तो मादा जननांग के रूप में जायांग होता है स्टूडेंट्स। कौन सा भाग होता है, जायांग होता है। और जायांग में क्या बनता है, आइए देखते हैं। तथा जायांग में महाबीजाणु कहें, जायांग में महाबीजाणु या गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या पढ़ा हमने, पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है, और मादा जननांग के रूप में जायांग होता है, और जायांग में ही महाबीजाणु या गुरु बीजाणु बनते हैं। और यह क्रिया किसके द्वारा पूरी होती है स्टूडेंट, यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूरी होती है। यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है स्टूडेंट्स, संपन्न होती है। ठीक है, देखिए पुष्प के अंदर जो होते हैं नर जननांग और मादा जननांग दोनों पाए जाते हैं, और इनके अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु और जायांग में गुरु बीजाणु या महाबीजाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से परागकण में नर युग्मकोद्भिद व जायांग में मादा युग्मकोद्भिद जायांग में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, परागकण जो कि नर युग्मक है, इससे क्या बनता है, नर युग्मकोद्भिद बनता है, और जायांग से मादा युग्मकोद्भिद बनता है। नर युग्मकोद्भिद में क्या बनेगा स्टूडेंट्स, नर युग्मक बनता है। जबकि मादा युग्मकोद्भिद
मादा युग्मकोद्भिद से क्या बनती है स्टूडेंट? अंड कोशिका बनती है। अंड कोशिका। अंड कोशिका बनती है स्टूडेंट। तो नर युग्मकोद्भिद में क्या बनता है स्टूडेंट? नर युग्मक बनता है, जबकि मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका बनती है। और जब इन दोनों का संयुग्मन होता है, नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोग से, मतलब एक में मिलने से, संयोग से युग्मनज बनता है स्टूडेंट। क्या बनता है? जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है स्टूडेंट। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और इन दोनों के मेल को हम इसी के मेल को हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? निषेचन कहते हैं। मैं निषेचन को दोबारा पढ़ा दूंगा, फिलहाल अभी जान लेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से जो युग्मनज बनता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? निषेचन के बाद निषेचन के पश्चात जब निषेचन हो जाता है स्टूडेंट, यानी कि मेल फीमेल जो गैमीट्स हैं उनका मिलन हो जाता है, तो निषेचन के बाद युग्मनज युक्त जो बीजांड होता है, युग्मनज युक्त बीजांड, युग्मनज युक्त बीजांड युग्मनज युक्त जो बीजांड होता है वो क्या बना देता है? बीज बनाता है, बीज बनाता है, बीज बनाता है स्टूडेंट। ठीक है। देखिए क्या बताया गया है? नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संयोग होता है तब इसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और निषेचन हो जाने के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड जो है वो क्या बना देगा? बीज बना देता है। और बीज के ही अंकुरण से क्या होता है? आगे लिखते हैं, तथा बीज के अंकुरण से, बीज के अंकुरण से नवोद्भिद बनता है स्टूडेंट्स। क्या बनता है? नवोद्भिद। मतलब नया पादप जो है वो ग्रो करता है, उगता है। और जो नया पादप उगता है उसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है परांकुर, दूसरा होता है मूलांकुर। मूलांकुर से आप जानते हैं जड़ का निर्माण होता है, और ये कैसी होती है स्टूडेंट? ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं जड़ें। जो परांकुर होता है वो सबसे पहले पत्ती बनाता है, और पत्ती के बाद में जो है तना बनता है, जिस पर अन्य शाखाएं वगैरह आती हैं। ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ठीक है स्टूडेंट। जरा एक बार फिर से देख लेते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन क्या है? पुष्प के अंदर नर जननांग के रूप में पुंकेसर पाए जाते हैं, जिनमें लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। और मादा जननांग के रूप में क्या होता है स्टूडेंट? जायांग होता है। तथा जायांग में महाबीजाणु कहें या इन्हीं को हम गुरु बीजाणु भी कहते हैं, बनते हैं।
यह क्रिया अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। कौन से विभाजन द्वारा संपन्न होती है स्टूडेंट? ध्यान रखना है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होती है। और परागकण में नर युग्मकोद्भिद और जायांग में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद में नर युग्मक बनता है और जबकि मादा युग्मकोद्भिद में अंड कोशिका बनती है। ठीक है स्टूडेंट, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से, मतलब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स, ये जब आपस में मिलते हैं तब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इसी के फलस्वरूप क्या बनता है स्टूडेंट्स? युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जाइगोट कैसे बनता है? जब नर और मादा युग्मकोद्भिद का संयोग होता है तब जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है। और इसी के मेल को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन के पश्चात युग्मनज जो होता है, युग्मनज युक्त जो बीजांड होता है वो बीज बना देता है और बीज जो है यही नवोद्भिद का विकास करता है। बीज को जमीन में बोया जाता है और उपयुक्त दशाएं पा करके ये एक नवोद्भिद प्लांट बना देता है। ठीक है स्टूडेंट, आशा है आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, जो भी नए सदस्य हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कृपया वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य परिचित लोगों तक शेयर करें, जिससे आपकी तरह अन्य लोग भी इस चैनल से लाभान्वित हो सकें। और साथ ही स्टूडेंट, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप जो है कमेंट भी नहीं भेज पाएंगे, जिससे हमको आपका जो मत है, आपकी राय है, वो पता नहीं चल पाएगी। तो स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके साथ ही नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कृपया सेशन को लाइक करते रहें और अन्य लोगों को भी शेयर करते रहें। आइए आगे की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लघु बीजाणु जनन या पुंभ बीजाणु जनन। आइए लिखते हैं। लघु बीजाणु जनन या पुंभ बीजाणु जनन, पुंभ बीजाणु जनन, पुंभ बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन या पुंभ बीजाणु जनन। आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट, परागकोश और पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया को आइए लिखते हैं। परागकोश, परागकोश व परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को, अच्छा दिखा ना, दिखाई दे रहा है और उड़ा लें। ठीक है, तो परागकोश और परागकणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश और परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है, लघु बीजाणु जनन क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? लघु बीजाणु जनन कहा जाता है।
कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आप में से अधिकतर लोग वीडियो देखते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको पूरी बात जो है वो स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ पाती है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखा कीजिए, इससे आपको जो है हर एक बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, आइए चलते हैं। तो परागकोश जो होता है, परागकोश जो होता है स्टूडेंट, जिसमें परागकण भीतर पाए जाते हैं, तो एक समान परागकोश, एक जैसे परागकोश जो होते हैं वो एक जैसे व्यभुज्योतिकी कोशिकाएं, यानी कि मेरिस्टेम ऊतक की कोशिकाएं जो होती हैं, तो व्यभुज्योतिकी कोशिकाओं से बना अंडाकार समूह होता है। एक जैसे व्यभुज्योतिकी, कौन से? विभज्योतिकी कोशिकाओं का बना अंडाकार समूह होता है स्टूडेंट्स। कैसा होता है? अंडाकार समूह होता है। अंडाकार समूह होता है। परागकोश क्या होता है? एक अंडाकार, मतलब अंडा जैसी आकृति का विभज्योति कोशिकाएं जो होती हैं उनका एक झुंड होता है। ठीक है, ये बाह्य स्तर के द्वारा घिरा होता है, जो कि बाह्य स्तर से घिरा होता है। घिरा हुआ बाह्य स्तर से घिरा हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये धीरे धीरे जब विकास करता जाता है, जैसे जैसे वैसे वैसे 4 पालियों वाला होता जाता है, घिरा हुआ होता है, जो कि धीरे धीरे विकसित होकर कितने पालियों में बढ़ जाता है स्टूडेंट्स? 4 पालियों में बढ़ जाता है। 4 पालियों में बंट जाता है। चार पालियों में बढ़ जाता है। ठीक है, और ये बाद में जो होता है वैस्कुलर बंडल्स का निर्माण करता है। यह बाद में वैस्कुलर बंडल बनाता है। वैस्कुलर बंडल बनाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या समझे कि परागकोश और परागकणों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं? लघु बीजाणुजनन कहते हैं। और परागकोश जो होता है वो एक जैसी, मतलब एक ही तरह की विभज्योति कोशिकाओं का बना हुआ अंडाकार समूह होता है। कैसा समूह होता है? अंडाकार, ओव्यूल टाइप, जो कि बाह्य स्तर से घिरा हुआ होता है और धीरे धीरे विकसित होकर के 4 पालियों में बंट जाता है, और बाद में ये क्या बनाता है? ये वैस्कुलर बंडल बनाता है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। परागधानी जो होते हैं, परागधानी, तो परागधानी विकास के समय, ये लिखते हैं परागधानी डेवलपमेंट की अवस्था में
परागधानी जो है वो डेवलपमेंट के अवस्था में यानी डेवलपमेंट के समय ही तरुण जो परागकोश होता है, मतलब नया जो परागकोश होता है, उसकी प्रत्येक पाली में, आइए लिखते हैं, अवस्था में तरुण परागकोश की प्रत्येक पाली में, तरुण परागकोश की परागकोश प्रत्येक पाली में परागधानी डेवलपमेंट की अवस्था में तरुण परागकोश की प्रत्येक पाली में, कहां पर, प्रत्येक पाली में कोने के बाह्य स्तर के नीचे, कोने के बाह्य स्तर के नीचे कुछ बाह्य स्तर के नीचे कुछ अधस्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। नीचे कुछ अधस्तरीय कोशिकाएं फूलकर बड़ी हो जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही कोशिकाएं जो हैं वो प्रप्रसू कोशिकाएं कहलाती हैं। यही कोशिकाएं कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? प्रप्रसू कोशिकाएं कहलाती हैं। प्रप्रसू कोशिकाएं प्रप्रसू कोशिकाएं कहलाती हैं। कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? प्रप्रसू कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनमें से एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक भीतरी प्राथमिक पुंबीजाणु कोशिका बनती है। ठीक है, क्या बनती है? दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, जिनसे एक प्रारंभिक जिनसे दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं बनती हैं? जिनसे एक तो है वो बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है, बाह्य भित्तीय कोशिका बनती है, भित्तीय कोशिका बनती है, तथा एक अन्य जो कोशिका बनती है वो कौन सी होती है? भीतरी प्राथमिक पुंबीजाणुजनक कोशिका, तथा भीतरी प्राथमिक पुंबीजाणुजनक कोशिका। पुंबीजाणुजनक कोशिका बनती है। कोशिका बनती है। स्टूडेंट्स, टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद। आइए चलते हैं आगे की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स, आप लोग पहले इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं।
स्टूडेंट्स टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहें। अब मैंने जो आपको बताई है कि दो कोशिकाएं बनती हैं, कौन कौन सी? पहली बताई है आपको कि एक बाह्य प्राथमिक भित्तीय कोशिका बनती है और दूसरी जो है वो भीतरी प्राथमिक पुंबीजाणुजनक कोशिका बनती है। ठीक है, अब ये जो दोनों कोशिकाएं थीं ये निरंतर विभाजित होती रहती हैं। ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। निरंतर विभाजित होती रहती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो दो प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं हमारी, वो लगातार जो होती हैं विभाजित होती रहती हैं, और प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं जो हैं वो 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती हैं। ठीक है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका 3 से 5 कितने? 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती है। भित्तीय स्तर बनाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो है वो विभाजित होकर के कितने स्तर बनाती है? तो 3 से 5 भित्तीय स्तर जो है वो बनाती है। ठीक है, बनाती है। इनमें बाह्य त्वचा के नीचे, बाह्य त्वचा के नीचे इनमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत जो होती है वो मोटी हो जाती है। ठीक है, इनमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत मोटी हो जाती है, जो अंतः स्तर कहलाती है। जो अंतः स्तर कहलाती है। कौन सा स्तर कहलाती है स्टूडेंट्स? अंतः स्तर कहलाती है। जिन स्थानों पर अंतः स्तर की कोशिकाओं की जिन स्थानों पर अंतः स्तर की कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है। ठीक है, जिन स्थानों पर अंतः स्तर कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है कि भित्ति पतली रह जाती है, तो वो स्थान स्टूडेंट्स रंध्रक कहलाता है। उस स्थान को क्या कहते हैं? रंध्रक कहते हैं। उस स्थान को रंध्रक कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? रंध्रक कहते हैं। जब क्वेश्चन आ जाए कि रंध्रक क्या होता है तो क्या बताएंगे कि जिन स्थानों पर अंतः स्तर की भित्ति जो है वो पतली रह जाती है
वह क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रंध्रक कहलाता है। ठीक है। और अंतः स्तर से नीचे वाली 1 से 3 परत की कोशिकाएं जो हैं वो मध्य स्तर, और सबसे नीचे का जो स्तर होता है वो टेपिटम कहलाती है। ठीक है। अंतः स्तर के नीचे मध्य परत एवं जो सबसे भीतरी भित्ति है एवं सबसे भीतरी परत, सबसे भीतरी परत टेपिटम कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? टेपिटम। इस परत का नाम आप लोग अवश्य ध्यान रखें, इसीलिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, क्योंकि ये परत जो है अभी तक जो है कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है। तो सबसे भीतरी परत कौन सी होगी? टेपिटम बनाती है। ठीक है। टेपिटम बनाती है, और यही परत लघु बीजाणुओं को पोषण देने का काम करती है। यही परत पोषण देने का कार्य करती है। पोषण देने का कार्य भी करती है। ठीक है। जो टेपिटम कोशिका होती, मतलब टेपिटम स्तर होता है, वह पोषण देने का भी कार्य करती है। ठीक है। ये कोशिकाएं कौन सी? टेपिटम कोशिकाएं जो हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। टेपिटम अर्धसूत्री विभाजन करके अर्धसूत्री विभाजन करके बहुगुणित हो जाती है। बहुगुणित हो जाती है। ठीक है। अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं कि पोषण देने का कार्य कौन सी परत करती है, तो क्या जवाब होगा आपका? तो आपका जवाब होगा कि जो टेपिटम कोशिका है ये पोषण देने का कार्य करती है। ठीक है। और विभाजित करके बहुगुणित हो जाती हैं। ठीक है। और बहुगुणित हो जाने के बाद नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं को पोषण प्राप्त करती हैं। ठीक है। जो कि मैंने बता ही दिया है, पोषण देने का कार्य करती हैं, तो बहुगुणित हो जाती हैं, और बहुगुणित हो जाती हैं नष्ट होकर के लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ठीक, आगे बढ़ें। आइए, प्राथमिक पुंज बीजाणु जनन कोशिकाओं से अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। आइए देखते हैं। प्राथमिक पुंज बीजाणु जनक कोशिकाओं से अनेक, ठीक है, पुंज बीजाणु जनक कोशिकाओं से अनेक मतलब बहुत सारी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। अनेक लघु बीजाणु क्या होते हैं? परागकण। अनेक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है। मात्र कोशिकाओं का निर्माण होता है।
निर्माण होता है। ठीक है, और इनमें से कुछ नष्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ नष्ट हो जाती हैं इनमें से कुछ तो नष्ट हो जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो गोल हो जाती हैं। ठीक है, गोल आकार धारण कर लेती हैं और क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं। और कुछ गोल आकार में, ठीक है, कुछ नष्ट हो जाती हैं और कुछ जो होती हैं वो गोल आकार में क्रियात्मक जो लघु बीजाणु होते हैं उनकी मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती हैं। क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं। क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। जो कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाती हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बंटकर 4 अगुणित यानी कि हैप्लॉइड लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट जल्दी कीजिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो था व्याख्यान, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को अभी के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका डायग्राम यानी कि जो चित्र सहित वर्णन है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि सेशन आज का आपको कैसा लगा, और साथ ही चैनल को अधिकतम लोगों तक शेयर करते रहें, जिससे कि अन्य लोगों को भी इस चैनल द्वारा दी जाने वाली वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर कोई एक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के सारे जो जितने भी विषय होते हैं 6 के 6 विषय पढ़ाए जा रहे हैं। इंटर की भी वीडियो आपको लगातार प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, आप लोग यूपी बोर्ड का कोई भी बच्चा हो, किसी भी विद्यालय का हो, अगर उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबंधित है तो उसको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे वो भी लाभ ले सके। साथ ही 6 से 8 के लिए भी हम कक्षाएं दे रहे हैं, तो इसे 6 से 12 तक का कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है इस हमारे चैनल से। और स्टूडेंट, इस चैनल पर आपके किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री में इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मौका ना गंवाते हुए आज ही ज्वाइन कराएं हमारे चैनल को।
ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेज में।